हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो मॉडल आंसर डिस्कशन का जो यह आंसर फॉर्मेट है वह हमारे पेड आंसर राइटिंग बैच में जुड़े हुए एक अभ्यर्थी का लिखा हुआ आंसर है और इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक बेहतर तरीके से डायग्राम वगैरह का यूज करके इन्होंने अपने आंसर को तैयार किया है और आंसर को लिखा है। तो इनके आंसर को मैं डिस्कस कर रहा हूं। आप लोग अच्छे तरीके से इस मॉडल आंसर को देखेंगे, समझेंगे और उसी के अनुरूप अपना राइटिंग स्किल डेवलप करने की कोशिश करेंगे। यह जो प्रश्न है वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी सेक्शन से संबंधित है। आइए प्रश्न को पहले देखते हैं और प्रश्न के बाद हम लोग मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, खनिज संसाधनों के वर्गीकरण को बताते हुए भारत में विद्यमान खनिज पेटियों को लिखें। विभिन्न खनिज भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार से सहायक हैं। देखिए, प्रश्न 2 सेक्शन में पूछा गया है। देखिए, पहले अगर आप बीपीएससी का 68वीं से पहले का अगर आप प्रश्न देखेंगे तो जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत ज्योग्राफी और इकोनॉमी ऐसे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते थे जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों सेक्शन से जुड़े हुए होते थे। लेकिन अब इंडियन ज्योग्राफी का जो कोर एरियाज है वहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसीलिए मेंस आंसर राइटिंग के दौरान हमारे पेड आंसर राइटिंग बैच में भी इस बात का बखूबी ध्यान रखा जा रहा है कि इंडियन ज्योग्राफी का जो कोर एरियाज है उस पर भी आंसर राइटिंग करवा दिया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यह जो प्रश्न है वह 2 सेक्शन में डिवाइड है। प्रश्न का पहले सेक्शन के अंतर्गत 2 सब सेक्शन है जिसमें कहा गया है कि खनिज संसाधनों के वर्गीकरण को बताएं। खनिज संसाधनों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है इसे आपको बताना है। इसके बाद भारत में अभी कौन कौन सी खनिज पेटियां हैं इसके बारे में चर्चा करनी है और अंत में बताना है कि इंडियन इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था में इन खनिजों का क्या रोल है। ये खनिज भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो प्रश्न के 3 सेक्शन हैं और इन्हीं 3 सेक्शन के इर्द गिर्द आपको आंसर को लिखना है। तो आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। चूंकि प्रश्न जो है वो खनिज संसाधन से संबंधित है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप लोग कोशिश करें कि एक सेंटेंस में खनिज संसाधन को डिफाइन कर दिया जाए। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। यानी कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज की क्या डिफिनीशन है उसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन के रूप में बता दिया गया है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण विभिन्न सेक्शन में किया गया है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि आखिर खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। देखिए, यहाँ पर आंसर में इनकी राइटिंग भी काफ़ी बेहतर तरीके से लिखी हुई है। चूंकि एग्जामिनेशन में जब आप लिखेंगे तो एक प्रश्न का आंसर लिखने में आपको 20 से 22 मिनट का समय लगेगा। तो हो सकता है कि इतनी अच्छे आंसर राइटिंग, इतने अच्छे तरीके से राइटिंग के रूप में आप आंसर को लिख नहीं पाए, लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से इन्होंने कंटेंट को व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया है, डायग्राम का भरपूर प्रयोग किया है, वह काबिले तारीफ है और इसी प्रकार की आंसर जो है वह बीपीएससी डिमांड करती है और बेहतर स्कोर इसी टाइप के आंसर में आप गेन कर सकते हैं। तो अब जो भी वीडियो यहां पर डिस्कस किए जा रहे हैं उसके माध्यम से आप समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग हमें बेहतर तरीके से करना है और उसमें किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो खनिजों का वर्गीकरण, देखिए खनिजों का कई रूपों में वर्गीकरण किया गया है भूवैज्ञानिकों के अनुसार। धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है और कुछ को ऊर्जा खनिज के रूप में भी
रखा जाता है। अब धात्विक खनिज है तो धात्विक में कई सारे खनिज आएंगे। एक वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाएगा वह लौह धातु कहलाएगा। वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाएगा वह अलौह होगा। और बहुमूल्य खनिज में सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि आएंगे। वहीं अगर अधात्विक खनिज देखा जाए तो अधात्विक में अवरक, नमक, पोटाश, सल्फर, संगमरमर जैसे तत्व आएंगे। वहीं अगर ऊर्जा खनिज देखा जाए तो जिससे ऊर्जा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, चाहे वह कोयला हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो या किसी भी प्रकार का वैसा चीज जिससे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, एनर्जी उत्पन्न की जाती है, वह ऊर्जा खनिज के दायरे में आएगा। ठीक है, तो खनिजों को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ठीक है, भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है और यहाँ कई प्रमुख खनिज संसाधन बेल्ट हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके का शब्द का प्रयोग किया गया, आप इसे समझिए। भारत जो है खनिज संसाधनों में रिच है, यानी कि खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत जो है एक समृद्धशाली देश है और भारत खनिज संसाधनों में समृद्ध है। हालांकि यहाँ पर देखेंगे कि खनिज संसाधनों का वितरण असमान है। वितरण असमान कहने का मतलब है कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर खनिज संसाधन की मात्रा ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में वहां पर खनिज संसाधन उपलब्ध हैं, और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर खनिज संसाधन की उपलब्धता नगण्य है। उदाहरण के लिए आप एक उड़ीसा राज्य को ले और दूसरा बिहार को लीजिए। हालांकि बिहार में भी खनिज संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की तुलना में आप देखेंगे तो बिहार में खनिज संसाधन की उपलब्धता सीमित है। वो भी जब बिहार का विभाजन होकर जब झारखंड एक नया राज्य बना तो उसके बाद से देखेंगे तो बिहार में खनिज संसाधन कम रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में खनिज संसाधन का वितरण जो है वह असमान है और यहाँ पर कई सारे खनिज बेल्ट पाया जाता है। ठीक है, देखिए भारत में खनिज संसाधनों का वितरण इन्होंने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर इसे मैप के जरिए बताया है। पहली बात तो कि मैप का भी बेहतर तरीके से बनाया गया है। इस प्रकार से मैप, अगर देखिए 3-4 चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। आप एग्जामिनेशन के लिए अभी से तैयार कर लीजिए। बिहार का मैप बनाना आप सीख लीजिए, इंडिया का मैप बनाना आप सीख लीजिए और वर्ल्ड का मैप बनाना आप सीख लें। ठीक है, वर्ल्ड का मैप जैसे अगर आईआर का कोई सेक्शन आ गया, मान लेते हैं कि अभी चाबहार बंदरगाह बहुत न्यूज में था, भारत और ईरान के भी डील हुआ है, इसलिए तो हो सकता है चाबहार बंदरगाह से संबंधित जब प्रश्न आए तो आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा कि चाबहार बंदरगाह जो बेल्ट है वह कहां पर है, भारत कहां से कैसे लाभान्वित होगा। ठीक है, अगर क्वाड पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि क्वाड में जो 4 देश शामिल हैं वह वर्ल्ड मैप के जरिए आप बताइए कि कौन कौन 4 देश शामिल हैं और किस प्रकार से हिंद प्रशांत क्षेत्र को ये कवर कर रहा है। तो आप बिहार का मैप, इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप जो है वह बनाना सीख लें ताकि एग्जामिनेशन में आप फट से वहां पर बना सके। ठीक है, तो यह इंडिया का मैप है और हर एक संसाधन को यहां पर इन्होंने बताने का प्रयास किया। ठीक है, यहां पर जैसे चिन्ह बता दिया, लौह, अयस्क, कोयला, मैग्नीज, तांबा। ठीक है, इस तरह से और यहां पर डिफाइन किया हुआ है। हालांकि एग्जामिनेशन में आपको समय कम मिलेंगे इसके लिए, तो आप डायरेक्ट भारत का मैप बनाइए और भारत का मैप बनाने के बाद आप यहां पर लिख सकते हैं कौन से स्टेट में किस प्रकार के खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वह आपकी समय पर निर्भर करेगी कि आप समय का कितना इसमें वेस्ट कर रहे हैं, कितना इसमें समय आप दे पा रहे हैं मैपिंग पर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर खनिज संसाधन का वितरण दर्शाया गया है। अब आइए भारत में कौन कौन से खनिज संसाधन के बेल्ट हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि जब आप उत्तर पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर विभिन्न खनिज बेल्ट को आप लिखें तो यहाँ पर एक तो खनिज संसाधन को आप लिख रहे हैं, दूसरा आप वहाँ पे राज्य को भी डिनोट कर दे। ठीक है, जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है वह कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लौह, अयस्क, मैग्नीज और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर लौह, अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, कोयला, अवरक मिलते हैं।
पश्चिमी बेल्ट में बॉक्साइट, चूना पत्थर और पेट्रोलियम मिलते हैं। दक्षिणी बेल्ट में लौह अयस्क, टाइटेनियम और मैग्नीज जैसे खनिज मिलते हैं। सेंट्रल बेल्ट में कोयला और लौह अयस्क मिलता है। और हिमालयी बेल्ट अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सीसा, जस्ता और तांबा यहां पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भारत को विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों के बेल्ट के रूप में डिवाइड किया गया है। उच्च कोटि का, कोटि यहां पर लिखा हुआ गलत है, कोटि में ट हर सही होगा, ठीक है। उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क, उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम की पहाड़ खदानों में से निकाला जाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोआमंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में देखा जाए तो वहां पर भी लौह अयस्क की भंडारें देखने को मिलती है। अगर उड़ीसा देखा जाए तो मैग्नीज का सबसे बड़ा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश का बालाघाट, यहाँ पर तांबा उत्पन्न होती है। और झारखंड का सिंहभूम और राजस्थान की खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। वहीं एल्युमिनियम अयस्क अगर बॉक्साइट के निक्षेप देखा जाए तो यह मैकाल पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां, बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेश में पाया जाता है। और उड़ीसा जो है वह सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य की सूची में शामिल है। अबरक की निक्षेप अगर देखा जाए तो अबरक का निक्षेप छोटा नागपुर के पठार में भी देखने को मिलते हैं। और बिहार झारखंड का जो बॉर्डर है, गया, कोडरमा, हजारीबाग, पेटी जो है वहां पर भी आपको अबरक के खदान, वहां पर अबरक के पेटी वहां पर मिलेंगे। इसके अलावा चूना पत्थर जो है वह राजस्थान चूना पत्थर के लिए काफी प्रसिद्ध है। राजस्थान तांबा खेतड़ी के लिए भी, खेतड़ी जो है तांबा के लिए भी वहां प्रसिद्ध है। इसके अलावा कोयले का भंडार अगर देखा जाए तो कोयला का भंडार कई सारे क्षेत्रों में मिलेगा। बोकारो में मिलेगा, रानीगंज में मिलेगा, झरिया, धनबाद, ये सब कोयले के लिए भी काफी ज्यादा विख्यात है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने राज्यवार जो पेटियां हैं खनिज संसाधन की, उसे यहाँ पर डिफाइन करने का प्रयास किया है। भारत में पेट्रोलियम का मुंबई, हाई, गुजरात और असम प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जिनमें से अंकलेश्वर गुजरात और डिगबोई, नरकटिया, मोरन, ये जो असम का बेल्ट है वह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस के लिए अगर देखा जाए तो मुंबई, हाई और खंभात बेसिन यह भारत के पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले प्रमुख गैस भंडार है। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये सभी प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। इन बेल्टों में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों ने पिछले कुछ दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। अब प्रश्न के तीसरे सेक्शन की ओर हम लोग आ रहे हैं। प्रश्न का तीसरा सेक्शन क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था में ये खनिज किस प्रकार से सहायक साबित होंगे, यानी कि इन विभिन्न खनिजों का प्रयोग भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से किया जाएगा। और ये इसके आधार पर जो रॉ मटेरियल के रूप में विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो खनिज हैं, उसका अगर विभिन्न प्रकार के उद्योगों में प्रयोग किया जाता है तो वे इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट पे किस प्रकार से भूमिका निर्वाह करेंगे। तो आइए इसे हम लोग पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट होगा राजस्व सृजन। स्वाभाविक है कि अगर विभिन्न उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल के रूप में विभिन्न खनिज उपलब्ध होंगे और उसके आधार पर अगर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया जाएगा, इंडस्ट्री खड़ी की जाएगी, तो स्वाभाविक है कि उस इंडस्ट्री से राजस्व का सृजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में रोजगार का भी सृजन होगा, क्योंकि अगर कोई उद्योग है तो वह मानव श्रम के बगैर तो चल नहीं सकता। उद्योग तभी बेहतर तरीके से काम कर पाएगी जब मानव श्रम जो है वहां पर अच्छे तरीके से काम करेगी। और मानव श्रम जब वहां पर काम करेगी, इन्वॉल्व होगी, तो स्वाभाविक है कि वहां पर रोजगार सृजन होगा। खनन उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। अवसंरचना का विकास। खनन उद्योग से सड़क, बंदरगाह और परिवहन सुविधाओं के रूप में बुनियादी ढांचों के विकास को गति प्रदान की है, जिससे अन्य क्षेत्रों के विकास में भी मदद मिलती है। आप देखेंगे कि खनन उद्योग के जरिए विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और उसका प्रयोग अवसंरचना विकास में किया जाता है। अगला पॉइंट है
औद्योगिक विकास। खनिजों की उपलब्धता से स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, बिजली जैसे विभिन्न उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा और इसके कारण यह भारतीय अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार का खनिज अगर उत्पन्न हो, खनिज का निर्माण किया जाएगा और अगर सरप्लस उत्पादन होता है तो क्या होगा, इसका निर्यात किया जाएगा और जब निर्यात किया जाएगा तो वहां से क्या होगा, विदेशी मुद्रा की अर्निंग होगी। खनिजों के निर्यात से मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे जो पॉइंट है वह जिसके आधार पे कहा जा सकता है कि ये भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। कौन कौन से पॉइंट हो गया कि खनिज भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे भूमिका निभाएंगे, तो पहला क्या हो गया, राजस्व का सृजन, बड़े स्तर पर राजस्व का सृजन होगा। दूसरा, बेरोजगारी दूर करने में सहायक होगी और रोजगार का व्यापक स्तर पर सृजन होगा। तीसरा, विभिन्न उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल जो है वह उपलब्ध हो पाएगा विभिन्न उद्योगों के लिए। चौथा क्या हो पाएगा, अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अर्थव्यवस्था काफी तेजी तरीके से ग्रो कर पाएगी। इसके अलावा विभिन्न खनिज संसाधनों का निर्यात संभव हो पाएगा और निर्यात होने से हमारा जो विदेशी मुद्रा कोष है उसमें वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक इसके अलावा आधारभूत संरचनाओं का विकास, यहाँ पर 7-8 पॉइंट हमने बता दिया और इन सभी पॉइंट को आप लोग एक जगह पर नोट कर लीजिए और इन सभी पॉइंट के जरिए आप देखेंगे कि ओवरऑल यह इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इससे इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, निष्कर्षतः खनिज संसाधन से आर्थिक विकास और वृद्धि को गति देने में मदद मिलती है और भारत को नवीन तकनीकों में अग्रणी के रूप में स्थापित किया जा सकता है, जिससे भारत को एक वैश्विक विनिर्माण और औद्योगिक केंद्र में बदलने के लिए खनिज संसाधनों का बहुमूल्य योगदान साबित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि खनिज संसाधन जो है वह देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और खनिज संसाधन के आधार पर ही किसी देश की प्रगति और तरक्की जो है वह निर्भर करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का मॉडल आंसर जो है यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, इसके अलावे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हमारी कोशिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल ISPC सेंटर पर उसको डिस्कस कर दिया जाए, ताकि वैसे अभ्यर्थी जो हमारे पेड आंसर राइटिंग बैच से जुड़ नहीं पाए हैं उनको आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करने में सहूलियत हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। और इसके लिए हमारे द्वारा निरंतर आंसर राइटिंग को डिस्कस किया जा रहा है और कई सारे वीडियो जो हैं आंसर राइटिंग के रूप में वह हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। हमारे यूट्यूब चैनल पर इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप यूट्यूब चैनल में जाइए और BPSC मेंस मॉडल आंसर प्लेलिस्ट आप देखिए, BPSC मेंस मॉडल आंसर का प्लेलिस्ट देखिए और इसी प्लेलिस्ट में अभी तक जितने भी आंसर हमने यूट्यूब पर डिस्कस किया है उन सभी को एक ही प्लेलिस्ट में हमने बना दिया है और इस प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे अभी तक के सारे मॉडल आंसर को आप देख सकते हैं और उसके जरिए आप आंसर राइटिंग को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, अभी समय है जब आप मेंस पे थोड़ा बहुत वर्क कर सकते हैं, पीटी के बाद आप बहुत व्यस्त हो जाएंगे, इसीलिए काफी लंबे समय से मैं जनवरी से ही कह रहा हूं कि आप लोग आंसर राइटिंग मेंस और पीटी पे दोनों पे इक्वल आप समय दीजिए। जून के बाद आप पीटी में व्यस्त हो जाएंगे तो उसके बाद समय आपको नहीं मिल पाएगी, तो मेंस का जितना ज्यादा आप समय दे सकते हैं मेंस के लिए उतना अभी आप लोग दीजिए और काफी मेहनत से आप लोग तैयारी करते रहें। ठीक है, बस इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। एक नए टॉपिक के साथ शीघ्र उपस्थित होऊंगा। हमारा आप सभी से निवेदन है कि इस यूट्यूब चैनल के लिंक और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सके और अपनी BPSC की तैयारी को धार देकर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। बस आज के वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।